वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सीडीपी के एनालिसिस को। तो यहाँ पर हम देखेंगे 22 फरवरी 2015 पे जो पेपर हुआ है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पार्ट को। तो आइए देखते हैं सीडीपी में किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। इस तरह से सीटेट का पेपर आया था 20 सितंबर 2015 में। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए ये पेपर है। इसमें हम देखेंगे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पार्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था सैसवा काल से। तो इसको इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, जब बच्चे का जन्म ही हुआ होता है। इसमें जो है आपसे ड्यूरेशन पूछी जा रही है सैसवा अवस्था की। तो ये जो ड्यूरेशन होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है बच्चे की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के लिए करेक्ट हो जाएगा। और इसी को जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष के टाइम को प्याजे के द्वारा सेंसरी मोटर स्टेज में रखा गया है। तो इसी को हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन प्याजे के अनुसार ही। प्याजे ने 2 से 7 वर्ष की अवस्था के बीच में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास डैश की अवस्था में रखा है। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है इसे, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें बच्चे को जो है वस्तु स्थायित्व हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे को हो जाता है कि ये चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। देन नेक्स्ट आ जाता है 4 स्टेजेस बताई गई हैं यहाँ पर प्याजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, जिसमें पहली स्टेज आ जाती है संवेदीगामक अवस्था, जिसको 0 से लेकर मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना जाता है। इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको जन्म 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का टाइम कहा जाता है। इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये 7 से लेकर 12 साल तक की अवस्था होती है। देन लास्ट आ जाती है यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग कहा जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है इसको, जिसमें बच्चे को हाइपोथेटिक जो है सोच आ जाती है बच्चे की, जिसपे हर एक दिशा में बच्चा जो है सोच सकता है क्या नहीं है। यहाँ पे मतलब बच्चा जो है वो मेटाकॉग्निशन लेवल तक भी सोच सकता है। मेटाकॉग्निशन लेवल का मतलब हो जाता है कि अब बच्चा किस चीज़ को क्यों कर रहा है, उस चीज़ को बच्चा यहाँ पे जानने लगता है। तो यहाँ पर मेटाकॉग्निशन लेवल तक बच्चा पहुँच जाता है। उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 12 से लेकर 16 साल तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, मतलब कि जनरल टू स्पेसिफिक की ओर चलता है विकास हमारा डेवलपमेंट। तो बच्चा जो है एक तरह से वो नवजात शिशु रहता है और शिशु अपने शरीर के किसी भी अंग का संचालन पहले से जो है अपने शरीर में नहीं कर पाता है, करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। मतलब उसके अंग बाद में चलना स्टार्ट करते हैं, पहले वो पूरे शरीर से ही अपना वो करता है। जैसे आप अगर बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाएँगे तो बच्चा जो है धनुष की तरह अपना शरीर आगे कर देता है, मतलब उठने लगता है, आगे की ओर ढकेलने लगता है अपने शरीर को। और उसके बाद जो बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है वैसे-वैसे हाथों से क्रियाएँ करता है, फिर पैरों से क्रियाएँ करता है, तो वो जो है अपने मसल्स पे भी कोऑर्डिनेशन सीख लेता है। इस तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। मतलब जब बच्चा जो है कोऑर्डिनेशन करना सीख लेता है, वयस्क जब सहयोग के द्वारा कोऑर्डिनेशन करना सीख लेते हैं, तो वो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन से संभावित जो उसकी क्षमता है उसकी तरफ उसे प्रगतिशील करते हैं, विकास करते हैं उसका। तो इसको कहते हैं हम सहयोग देना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मतलब हम बच्चे को उसके जो है जहाँ पे वो है और जहाँ तक जा सकता है उसके लिए हम उसे सहयोग दे रहे हैं, जिसको जेडपीडी भी कहा जाता है, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लव वैगॉस्की के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा। स्कीमा की बात जीन जीन प्याजे करते हैं। स्कीमा को ही अवधारणा कहा जाता है। मतलब हम क्या सोचते हैं, हम किसी चीज़ को कैसे संग्रहित करते हैं अपने अंदर, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हमने रखा है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। अगर हम अपनी अवधारणाओं में किसी तरह का चेंज कर रहे हैं, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, तो उसे समायोजन कहते हैं। अडैप्टेशन कहा जाता है इस चीज़ को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था से आता है। तो मिडल चाइल्डहुड जो स्टेज होती है, उसमें बच्चे जो है भाषा के डैश के बजाय डैश अधिक है। तो बच्चे में जो है यहाँ पे सामाजीकृत ज़्यादा होता है, अहम केंद्रित के बजाय जो है सामाजीकृत, मतलब यहाँ पे डैश के बजाय डैश अधिक होता है, यानी कि सामाजीकृत बच्चे का सोशलाइजेशन यहाँ पे कम होता है, और बच्चा जो है वो अहम केंद्रित ज़्यादा होता है, मतलब सेंट्रिज्म रहता है बच्चा। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो है बच्चे का अपना जो है एक नज़रिया होता है हर एक चीज़ को देखने का। ईगोसेंट्रिज्म का ये मतलब नहीं है कि बच्चे को यहाँ पर घमंड है किसी चीज़ के लिए, वो घमंडी नहीं होता है, बल्कि उसका एक नज़रिया होता है हर एक चीज़ को देखने का। तो बच्चे का जो नज़रिया होता है उसी को हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। मध्य बाल्यावस्था जो होती है उसमें बच्चे का जो है समाजीकरण कम होता है, बल्कि बच्चा जो है हर एक चीज़ को अपने नज़रिए से देखता है, वो अहम केंद्रित ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है लर्नर सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे के लिए एक हस्तपरक गतिविधियां शामिल की जाती हैं, मतलब ऐसी गतिविधियां शामिल होंगी जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व रहे। जब बच्चा खुद लर्निंग में इन्वॉल्व रहेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उसकी जो लर्निंग होती है वो उससे बहुत बेटर होती है। बच्चा अपने जो है एक्सपीरियंसेस से इसमें सीखता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो एक अध्यापक ने ये देखा कि उसके क्लास में जो राघव बच्चा है, वो अपने कीबोर्ड पर जो है एक मधुर संगीत बजा रहा है। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो कौन सी बुद्धि जो है राघव में उच्च स्तरीय होगी? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा। उन्होंने जो है कई तरह की बुद्धियों की बात की है। तो यहाँ पर राघव में जो है संगीतमय इंटेलिजेंस जो है ज़्यादा है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस इसमें ज़्यादा है। संगीतमय यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उसे मतलब पिच, रिदम, इन सारी चीज़ों की पकड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 9th नंबर पे। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के जो हैं वो गणित में लड़कियों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ये क्या दिखाता है? इसका मतलब है कि उसकी जो सोच है वो पक्षपात की ओर जा रही है जेंडर में। तो इसको जेंडर पक्षपात कहते हैं, मतलब लिंग पक्षपात कहते हैं, इसको जेंडर बायसनेस कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जब किसी एक लिंग की ओर आपका जो है झुकाव ज़्यादा होगा, तो उसे हम जेंडर बायसनेस कहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है समावेशी शिक्षा से। तो समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए, यानी कि व्यवस्था को हमें बदलना चाहिए बच्चे के अनुसार। बच्चा जैसा हो वैसी हमें व्यवस्था करनी चाहिए, तो हमें बच्चे में बदलाव ना करके अपनी व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। समावेशी शिक्षा ये मानती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि बच्चे जो है कंस्ट्रक्टिव होते हैं और जो है अर्थ का निर्माण करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए?
तो शिक्षक यहाँ पे सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है जो मदद करता है बच्चों की, तो सुगमकर्ता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में उसकी जो है भूमिका होती है टीचर की। तो यही बात हमारा एनसीएफ 2005 और 2022 कहता है कि टीचर जो है एज़ अ फैसिलिटेटर होना चाहिए क्लास में बस। इस तरह से जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इनमें से कौन-सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो प्रतिभाशाली बच्चे का मतलब हो जाता है गिफ्टेड चाइल्ड, मतलब कि उनकी जो सोच है वो परे होगी, मेटाकॉग्निशन लेवल तक वो सोचते हैं। तो उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएँ होंगी, ये तो सही हो जाता है यहाँ पर कि प्रतिभाशाली बच्चों की ये विशेषता है। देन है उच्च आत्म क्षमता होगी, ये भी सही हो जाता है कि कैपेबिलिटीज़ उनकी ज़्यादा होगी। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएँ होंगी, तो यहाँ पर हमने बताया कि उच्च जो है श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएँ होती हैं, तो निम्न वाला ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा और रॉन्ग ऑप्शन ही हमसे पूछा गया है नहीं। तो नेगेटिव पॉइंट हमसे पूछा गया था, इसलिए सी नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। और लास्ट है यहाँ पे अंतर्दृष्टिपूर्ण समस्याओं का समाधान करता है वो बच्चा, तो ये भी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कोलर बग से। तो कोलर बग ने जो है नैतिकता का सिद्धांत दिया है, उन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं। इसमें पूर्व परंपरागत स्तर जो है, इन्होंने 3 तरह के स्तर बताए हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो प्री कन्वेंशनल लेवल पर पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? तो कोई नैतिक निर्णय जब कोई व्यक्ति लेता है, मोरल कोई डिसीजन वो ले रहा है, तो उसे अंतर्निहित संभावित दंड को ध्यान में रखना चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। इस तरह से यहाँ पे आप देखिए पहली जो स्टेज होती है, वो हो जाती है यहाँ पर 6 ईयर तक की। तो जन्म से लेकर 6 ईयर तक की जो स्टेज होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है इसको। प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो है फर्स्ट स्टेप आ जाता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे रूल्स को ओबे किया जाता है और पनिशमेंट को अवॉइड किया जाता है। सेकेंड स्टेप यहाँ पे आता है नेवी हेडोमिन्स का, जिसमें कन्फर्म्स टू गेट रिवॉर्ड्स एंड टू फेवर रिटर्न, जिसमें पनिशमेंट और रिटर्न की बात की जाती है। फिर थर्ड स्टेज जो आती है उसमें जो है नेक्स्ट स्टेज आ जाती है 7 टू 11 ईयर तक की, जिसको कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। कन्वेंशनल स्टेज में भी थर्ड स्टेप आता है जिसमें गुड बॉय एंड गुड गर्ल की मोरालिटी होती है। तो इसमें आपको गुड बॉय या गुड गर्ल कह के जो है अप्रूवल दिया जाएगा या डिसलाइक किया जाएगा। फोर्थ स्टेज आती है जो उसमें फोर्थ स्टेप जो आता है उसमें जो है कन्फर्म्स टू अवॉइड सेंसर बाय अथॉरिटी की स्टेज होती है। देन थर्ड लेवल जो आता है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है जिसमें 11 ईयर के ऊपर की स्टेज होती है। इसमें फिफ्थ स्टेज स्टेप आता है कन्फर्म्स टू मेंटेन कम्युनिटीज। कम्युनिटीज मेंटेन करना पड़ता है आपको, इंडिविजुअल राइट्स को एम्फेसाइज करना पड़ता है। सिक्स स्टेप इसमें आ जाता है इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसाइंस का। इस तरह से ये कोलर बग का जो है मोरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। इस तरह से ये जो स्टेज है वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की स्टेज हो जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जा रहा है कि अधिगमकर्ता यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए, कैसे जो है शिक्षिका बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डील करती है। तो इसके विविध विविध प्रकार के अधिगम स्थितियों में उपलब्ध कराना, मतलब हर एक बच्चे को अलग अलग तरह की जो है अवसर प्रदान करना, उनको ऐसी परिस्थितियां देना जिसमें उनकी लर्निंग हो सके। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, तो करेक्ट हो जाता है यहाँ पर कि विकास जो होता है वो क्रम का पालन करता है, एक के बाद एक होता चला जाता है। इसके बाद विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी करेक्ट हो जाता है। और विकास सभी परिपक्वन यानी कि जो मैच्योरिटी होती है बच्चों की और उनका जो एक्सपीरियंस है उसका अंतःक्रिया होती है
अंत्यक्रिया का परिणाम होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। देन लास्ट यहाँ पे आ जाता है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्योंकि जो अधिगम और विकास है वो जो है स्पाइरल चलता रहता है इस तरह से। कोई समान रेखा में चलने वाली प्रक्रिया ये नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन के लिए कौन सा तरीका यहाँ पे बेस्ट होता है? तो आकलन के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ ही किया जाना चाहिए। इन्हेरेंट प्रक्रिया होती है ये, मतलब बच्चे का जो असेसमेंट है वो उसके टीचिंग और लर्निंग के साथ-साथ ही किया जाना चाहिए। इसीलिए सीसीई का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं। जब बच्चे की लर्निंग हो रही होती है उसी के दौरान उसका असेसमेंट कर लिया जाता है, आकलन कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे को ये भी नहीं पता चलता है कि उसका आकलन किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, कौन-सा जो है सृजनात्मक से संबंधित है, यानी कि क्रिएटिविटी से कौन-सा संबंधित है? तो क्रिएटिविटी होने का मतलब है कि यहाँ पे बच्चे की जो सोच होगी वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। तो अब सारी चिंतन जो है ये रिलेट करता है क्रिएटिविटी से। अब सारी चिंतन में बच्चा जो है वो नॉलेज ऑफ द नॉलेज सीखता है, मतलब नॉलेज के बारे में नॉलेज सीखता है। वो चीज़ क्यों कर रहा है, क्यों पढ़ाई कर रहा है, क्यों उसका जीवन है, इन सारी चीज़ों का वो पता लगाता है। तो ये अब सारी चिंतन हो जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं? वाइगॉत्स्की का कहना है बच्चा जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया करता है। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब हो जाता है कि सोशल इंटरैक्शन होता है बच्चे का, और कल्चर के साथ ही बच्चे की जो है सोसाइटी और कल्चर के साथ ही बच्चे का अधिगम होता रहता है। तो बच्चे जो है समवयस्क तथा वयस्कों के साथ जो है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सामाजिक अंतःक्रिया का जो है ऑप्शन आ जाता है। सोशल इंटरैक्शन जहाँ पे बच्चे करेंगे वहीं पे सीखेंगे, ये कहना वाइगॉत्स्की का था, इसको याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो जहाँ पे भी आपसे वाइगॉत्स्की की बात करी जाएगी वहाँ पे आप सोशल और कल्चर का ऑप्शन देखेंगे, वो उसी को जो है टिक कर देंगे। तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा, क्योंकि वाइगॉत्स्की बात करते हैं सोसाइटी और कल्चर की। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आ जाता है, बच्चे बच्चे क्या होते हैं? तो बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों तथा क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि बच्चा जो है वो हमेशा क्यूरियस रहता है, हर एक चीज़ को जानने के लिए उसके अंदर जो है जिज्ञासा होती है, और अपने चारों ओर के जगत को जो है, चारों ओर के एनवायरनमेंट में वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लॉजिक्स को ढूँढता है, क्षमताओं को अपने जो है उपयोग करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? बच्चे की जो त्रुटियाँ होती हैं वो असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियाँ करते हैं, या फिर बच्चों की त्रुटियाँ उसके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि बच्चा जो एरर करता है वो उसके लर्निंग का ही एक पार्ट होती हैं। तो बच्चे की जो एरर्स को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। अगर एरर कर रहा है बच्चा, कोई भी तरह की त्रुटियाँ कर रहा है, तो आपको उसमें सुधार करना है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। क्योंकि यहाँ पे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जो हैं उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का ही सिद्धांत दिया है कि बार-बार प्रयास करने से हमारी त्रुटियाँ जो है कम हो जाती हैं, और एकदम से हमारी त्रुटियाँ खत्म हो जाती हैं लगातार प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 21 नंबर पे, कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत तथा सम्मानित समझे। मतलब हर एक बच्चा जो है ये चाहे कि उसकी जो है रिस्पेक्ट की जा रही है, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कड़े नियम बनाने चाहिए। तो कड़े नियम हम जो है स्ट्रिक्ट नियम नहीं बनाते हैं बच्चों को। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करना चाहिए, ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। हम किसी भी तरह से बच्चे का अपमान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर डी पॉइंट, कि उन शिक्षार्थियों का पता लगाएँ जो अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह का
डिस्क्रिमिनेशन बच्चों में नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कौन-सा बच्चा इंग्लिश अच्छी बोल लेता है, कौन-सा बच्चा इंग्लिश नहीं जानता है। ये सारी चीज़ें हमें क्लासरूम में नहीं करनी है। डी ऑप्शन आ जाता है कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करेंगे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि बच्चे को किसी भी तरह से हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे। वो जिस भी सामाजिक बैकग्राउंड से आ रहा है और जिस भी तरह के कल्चर से आ रहा है उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे और बच्चों को जो है प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे हर एक तरह की जानकारी लेने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, सुरेश जो है वो सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन जो है वो एक समूह में अपने मित्रों के साथ में पढ़ता है। सुरेश जो है वो शांत कमरे में पढ़ना पसंद करता है, मदन जो है वो ग्रुप में जो है पढ़ना पसंद करता है। तो यह उनके डेस्क में विभिन्नता के कारण है। तो यहाँ पर उनकी जो अधिगम शैली है वो डिफरेंट है यहाँ पे। तो लर्निंग का जो मेथड्स है उन दोनों का वो अलग है यहाँ पे। उनकी रुचि, उनकी मनोवृत्ति, उनके विचार, उनकी बुद्धि, उनके चिंतन में यहाँ पे अंतर पाया जाएगा। सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर पे आ जाता है, भारत में भाषिक विविधता बहुत है। आप देखते हैं भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मतलब बहुभाषिक देश है ये। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है? फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा का प्रयोग करने वाले बच्चों को आप दंडित करेंगे, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पे। बच्चों को आप किसी भी तरह से दंडित नहीं करेंगे, किसी भी तरह से टॉन्ट नहीं मारेंगे उसको। अब तो हम लोग जो है एनसीएफ और एनईपी के अनुसार अब ये भी बताया गया है कि किसी भी तरह के साइकाट्रिस्ट जो है टोन का यूज़ भी आप नहीं कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो इस तरह से बी ऑप्शन यहाँ पे बताया गया कि आपको जो है किसी भी तरह के विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है कि हम बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सी ऑप्शन कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है कि शिक्षक टीचर को जो है हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और सभी भाषाओं के अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि वो इन सारे बच्चों से कुछ सीख सके। मतलब बच्चे को हमेशा हमें मोटिवेटेड रखना चाहिए कि बहुभाषिक अगर परिवेश है तो उसमें बच्चे कुछ सीख सकें, उसको एज जो है अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकें। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से आप क्या अभिप्राय रखते हैं? तो प्रकृति का मतलब हो जाता है कि जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति का मतलब हो जाता है हमारे नेचर से, नेचर का मतलब है बायोलॉजिकल जो विशेषताएं हैं इसकी उससे, और वंशानुक्रम जो सूचनाएं होती हैं उससे होता है। नेचर एवं नर्चर का ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसको प्रकृति एवं पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। तो जनसंचार माध्यम को हम सामाजिकरण के लिए महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, महत्वपूर्ण माध्यम है ये। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा उपयुक्त है? पहला कथन आ जाता है कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन तथा विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम होता है। यह सामाजिकरण केवल माता और पिता परिवेश के द्वारा होता है। यह सी ऑप्शन है यहाँ पर कि संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि आज के टाइम पे जो टेलीकम्युनिकेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, जनसंचार माध्यम बढ़ता चला जा रहा है, जिससे जनसंचार के माध्यम से ही हमारी अभिवृत्तियाँ जो हैं और मूल्य जो हैं, विश्वास जो हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं। तो जब इंसान को जानकारी होती है तो उससे उसके थॉट प्रोसेस जो है या उसके जो थिंकिंग है वो इफ़ेक्ट होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 26 नंबर पे, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? ये क्वेश्चन किया जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में
प्रश्न का जो है आपको इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, इनमें से कौन-सा ऑप्शन इसके लिए सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है यहाँ पर केवल से, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने पेयर ग्रुप में भी सीखता है, घर में भी सीखता है, सोसाइटी से भी सीखता है, तो यही आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है कि बच्चा तब सीखता है जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये भी करेक्ट हो जाता है। और बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये भी करेक्ट है। और बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा। तो ये सारे पॉइंट करेक्ट हो जाते हैं एक को छोड़कर। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर पे आ जाता है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेट रखने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक है, उसको अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखना है, तो उसके लिए उसे प्रत्येक शिक्षार्थी के अंक लगाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। बी ऑप्शन है दंड एवं पुरस्कार का उपयोग करना चाहिए, या फिर बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हें पाने के लिए उद्गम में सहायता करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को ये डिसाइड करने दे कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करना चाहते हैं, गोल डिसाइड करें अपना, और फिर उसमें वो फैसिलिटेटर के तौर पे हेल्प करे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। सामाजिकरण का प्रमुख कारक हो जाता है परिवार, क्योंकि परिवार से ही बच्चे सबसे पहले शिक्षा लेते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि समूह कार्य यानी कि जब ग्रुप एक्टिविटीज़ बच्चे को दी जाती हैं तो ये शिक्षण के लिए जो है प्रभावी होता है, क्योंकि यहाँ पर सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे एक दूसरे को ही सिखाते हैं और परस्पर उसमें सहायता करते हैं एक दूसरे की। तो पेयर ग्रुप एक्टिविटी जो होती है, पेयर लर्निंग जो होती है, वो हमेशा बेस्ट मानी जाती है, जिसकी बात जो है वाइगॉत्स्की करते हैं, ये हमेशा बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है और लास्ट क्वेश्चन है ये कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने तथा समझने में कठिनाई प्राप्त करता है, यानी कि एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो उसकी एवरेज इंटेलिजेंस है, तो उसको पढ़ने और समझने में प्रॉब्लम होती है। यह संकेत देता है कि वह बच्चा डैश पर लक्ष्य प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो पढ़ने में जो है अक्षम है, उसकी जो क्षमता है वो, उसका जो डिसऑर्डर है वो पढ़ने से रिलेटेड है। तो ये जो है लर्निंग डिसऑर्डर में पठन अक्षमता में आ जाएगा, डिस्लेक्सिया इसको कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पठन संबंधी विकार है उससे। तो यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस जो है कराए गए सीडीपी के। थैंक यू एवरीवन।